गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है, क्या बेटे के केस करने पर मां को हिस्सा मिलेगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 और मुल्लास की विधि के अनुच्छेद 315 पर आधारित है। जी हाँ सर, बिल्कुल मिलेगा। आजकल ये एक बड़ी जबरदस्त गंभीर समस्या हर परिवार में देखने में आती है। उन बुजुर्ग माता पिता और बेटे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें बेटा पिता के जीवित रहते ही पिता से कहता है कि इस पैतृक संपत्ति में, खानदानी संपत्ति में मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और आप मुझे मेरी संपत्ति का बंटवारा करके दें। अब इसमें उस बुजुर्ग माँ की स्थिति बड़ी सोचनी हो जाती है, जिसने अपना पूरा जीवन उस परिवार को सींचने में लगा दिया और उसको क्या कुछ भी ना मिले। नो सर, बिल्कुल कानून में प्रावधान दिए गए। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि इसमें माँ को भी पूरा हिस्सा प्राप्त होगा। इसमें जो हिस्सा प्राप्त होगा वो किस कानून के तहत प्राप्त होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दो जजमेंट्स, रेवन्ना सिद्दीपा 2023, गुरुपाद 2 1978 और विनीता शर्मा 2020 के, ये तीन जजमेंट्स इसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर बेटे को ये ताकत मिलती कहां से है कि वो पिता के सामने खड़ा होकर कहता है कि मुझे इस संपत्ति में हिस्सा दे दो। इसके लिए हमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 को समझना होगा। 2005 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है सर, और उसमें बेटे और बेटी दोनों को समान अधिकार संपत्ति में दे दिया गया है। इसमें काल्पनिक बंटवारे का भी स्पष्टीकरण एक में दिया गया है। इसी के तहत जो पैतृक संपत्ति में बेटे का जन्म से अधिकार होता है, यही वो धारा है जो बेटे को ताकत प्रदान करती है कि इसके आधार पर उसे पिता की मृत्यु करने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं कि पिता की मृत्यु होगी और उसके बाद वो पैतृक खानदानी संपत्ति में बंटवारे की मांग करेगा, या उसे पिता की अनुमति के लिए भी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति पैतृक संपत्ति है, मतलब 4 पीढ़ी से बगैर विभाजन की जो संपत्ति चली आ रही है, उस खानदान में जन्म लेने वाले हर बेटा या बेटी का उसमें जन्म से हक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो बिना पिता से अनुमति लिए और पिता के जीवित रहते ही उस संपत्ति में उसके अंश की घोषणा का, वो बंटवारे का दावा कोर्ट में वो पेश कर सकता है। बेटे ने पिता के खिलाफ दावा पेश कर दिया, तब मां का हिस्सा कैसे जागृत होगा? तो इसे हमें मुल्ला का हिंदू कानून का 14वां संस्करण पृष्ठ 403 और अनुच्छेद 315 को देखना होगा। ये अनुच्छेद ये कहता है कि मां जो है वो को पार्सनर नहीं है और उसको स्वतंत्र बंटवारे की मांग करने का भी अधिकार नहीं है पैतृक संपत्ति में। लेकिन जब बेटा पिता के खिलाफ पैतृक खानदानी संपत्ति में बंटवारे का दावा पेश करता है, तो उसमें आवश्यक पक्षकार मां को भी बनाया जाएगा प्रतिवादी के रूप में। जब मां को पक्षकार बनाया जाएगा और जब ये इसमें न्यायालय के द्वारा जो बंटवारे की आदेश पारित किया जाएगा, तो उसमें मां का हिस्सा इसके तहत स्वतंत्र जागृत हो जाता है, स्वतः ही जागृत हो जाता है। और उसमें जो बंटवारा होगा, तो जितनी संपत्ति बेटे को प्राप्त होगी उतनी ही संपत्ति मां को भी प्राप्त होगी और उतनी ही संपत्ति पिता को भी प्राप्त होगी। 3 बराबर समभाग में संपत्ति उसमें प्राप्त होगी। तो यह अधिनियम कहां से आया सर? मुल्ला की विधि का 14वां संस्करण पृष्ठ 407 अनुच्छेद 315 में बताया गया। और यही पुष्टि गुरुपाद, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ गुरुपाद खंडप्पा का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 1978 का फैसला है, उसमें यही मुल्ला की विधि का हवाला देते हुए उसमें जजमेंट दिया गया था। और इस गुरुपाद 1978 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट का जो हवाला देते हुए 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट पारित किया, रेवन्ना सिद्दीपा विरुद्ध मल्लिकार्जुन 2023। इसमें गुरुपाद 1978 के जजमेंट का हवाला देते हुए इस जजमेंट को पारित किया गया। राकेश शर्मा विरुद्ध सुनीता शर्मा, ये 2020 में आया था सर, और ये गुरु रेवन्ना सिद्दीपा 2023 का जजमेंट है। तो इन सब जजमेंट में कहीं ना कहीं एक दूसरे के बेसिक आधार पर ये जजमेंट टिके हुए हैं और इनमें इन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। ये तो बेसिक लॉ है कि माँ का हिस्सा कहां से जागृत होता है। हमारे मन में सबसे पहले ये सवाल होता है कि माँ तो एक दूसरे परिवार की है, वो किसी और की बेटी है, उस खानदान की भी नहीं है। वो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति के नियम में 4 पीढ़ी से बिना विभाजन के चली आना चाहिए, तो उस पीढ़ी में भी शामिल नहीं है, तो उसको हिस्सा कैसे मिलेगा? तो इन कानूनों के तहत वो हिस्सा मिलेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजमेंट्स मैंने आपको बताया, इनके तहत उसको हिस्सा प्राप्त होगा। तो मां को बिना तीन कानून जो मैंने आपको बताया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 और मुल्ला का जो अनुच्छेद 315 है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो 3 जजमेंट्स हैं, गुरुपाद 1978, रेवन्ना सिद्दप्पा 2023 और विनीता शर्मा 2020, ये सभी जजमेंट्स और इनकी डिटेल जानकारी मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर रिटर्न रूप में आपके लिए लिख के रखी है।
और डिजिटल ई बुक की लिंक मेरे द्वारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। अक्सर ये परेशानी भरा सवाल हर परिवार में पैदा होता है, खास तौर से उस माँ के मन में भी पैदा होता है कि जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उस परिवार के लिए, और बेटा बाप के सामने खड़ा हो गया कि मुझे हिस्सा दो, तो तब माँ का क्या होगा। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब मैंने आज के इस वीडियो में दिया है, और आपको आज के वीडियो में सर मैं मुकम्मल कानूनी जानकारी इस टॉपिक पर दे चुका हूं। और इससे अतिरिक्त जानकारी जो मैंने अभी आपको दी है वो रिटर्न रूप में मौजूद है, मैं आपको उस डिजिटल ई बुक के अंदर से दूंगा। इस डिजिटल ई बुक में देने के साथ ही आपका उस डिजिटल ई बुक से सर आपका परिचय भी हो जाएगा। आइए सर, लेट्स गो। पहले सर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट जो 1 सितंबर 2023 को रेवन्ना सिद्दीपा बनाम मल्लिकार्जुन है, उसका महत्वपूर्ण पेरा जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है वही बता रहा हूँ। 35 पेज का जजमेंट है सर, 35 पेज का, लेकिन मैं वो चीजें, मुख्य चीजें निकाल कर लाया हूं वीडियो में जो आपके हमारे इस टाइटल से संबंधित हैं। जैसा कि जजमेंट के पेरा क्रमांक 28 में बताया गया है, संशोधन के पूर्व धारा 6 के प्रावधानों पर इस न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुपाद खंडप्पा बनाम हीराबाई खंडप्पा मखदूम 43 के मामले में विचार किया था। ये 2023 का जजमेंट है सर, आप ध्यान रखिएगा, 2023 का जजमेंट है। और 1978 वाले जजमेंट का इसमें हवाला दिया जा रहा है। जजमेंट के पेरा क्रमांक 28 में 28 में क्या कहा जा रहा है, इस मामले में खंडप्पा जिनका मिताक्षरा सामुदायिक संपत्ति में हिस्सा था, 27 जून 1960 को निधन हो गया था उनका। वे अपनी पत्नी हीराबाई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, 2 पुत्र 3 पुत्रियां, 3 2 5 और 1 6 लोग हो गए, को छोड़कर गए। हीराबाई ने विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया। चूंकि विधवा और पुत्रियां अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट पारिवारिक संबंधियों में थी, इसलिए धारा 6 का परंतुक लागू हुआ और उत्तराधिकार का सामान्य नियम लागू नहीं हुआ। अच्छा, इस न्यायालय ने पाया कि वादी की राहत 2 बातों से निर्धारित होती है। नंबर 1 है उसके पति के हिस्से में उसका हिस्सा होगा एक तो, और दूसरा कोपार्सनर संपत्ति में उसके पति का जो अपना हिस्सा होगा उसमें भी उसका हिस्सा होगा। तो मृतक के 2 बेटे, 3 बेटियां और विधवा पत्नी जीवित थे, इसलिए न्यायालय ने यह पाया कि 6 हिस्सेदारों में से प्रत्येक को 1/6 बराबर हिस्सा मिलेगा। अगला चरण मृतक के सैद्धांतिक संपत्ति में हिस्से का निर्धारण करना था। इस पर विस्तार करते हुए न्यायालय ने कहा कि हालांकि इसे हल करना उतना आसान नहीं है कि मृतक का सैद्धांतिक संपत्ति में हिस्सा ज्ञात करना, क्योंकि अंततः वादी का उस हिस्से में 1/6 भाग है। अच्छा, ये जो गुरुपाद खंडप्पा का जो जजमेंट आया था 1978 में, उस समय तक बेटी को बेटे के बराबर अधिकार नहीं दिया गया था, बेटी को कोपार्सनर नहीं माना गया था 1978 में। ये 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें माना गया। तो उसके लिए फिर सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो लेकिन इसमें काल्पनिक विभाजन के जरिए संपत्ति को बांटा गया था। तो वो काल्पनिक विभाजन का सिद्धांत जो धारा 6 के उपधारा 1 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में दिया गया है, वो गुरुपाद 1978 में दिया गया और आज तक वो लागू है। उसी को बेसिक आधार मानकर काल्पनिक बंटवारा किया जाता है। उसी के तहत मां का हिस्सा उसमें सोता ही जो है कि एक्टिव हो जाता है। इसमें जो आगे बताया गया था कि निर्धारण, मृतक के हिस्से का निर्धारण करने का सूत्र दिया गया है, यह प्रावधान करके काल्पनिक स्थिति उत्पन्न करती है कि हिंदू मिताक्षरा सामुदायिक का हिस्सा संपत्ति में वह हिस्सा माना जाएगा जो उसे मृत्यु के ठीक पहले संपत्ति के विभाजन के समय आवंटित किया गया होता। मतलब वो मृत्यु से ठीक पहले वो जीवित होता तो वो जो हिस्सा प्राप्त करता तो काल्पनिक विभाजन में मान के चला जाएगा कि यह हिस्सा हमें निकालकर अलग रखना है। अतः ऐसी स्थिति की कल्पना करनी होगी जिसमें खंडप्पा की मृत्यु से कुछ समय पहले सामुदायिक संपत्ति का विभाजन, सामुदायिक मतलब कोपार्सनर प्रॉपर्टी, अंग्रेजी में इसको कोपार्सनर कहा जाता है, विभाजन उनके और सामुदायिक समूह के अन्य सदस्यों के बीच हुआ। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात लिखी है कि यद्यपि वादी सामुदायिक मतलब हीराबाई कोपार्सनर नहीं है, दूसरे घर की बेटी है, वो कहां से हो जाएंगी, वो तो उसी वंश में जन्म लेगा, वही कोपार्सनर कहलाएगा हिंदू मिताक्षरा विधि के अनुसार। तो यद्यपि वादी हीराबाई सामुदायिक न होने के कारण विभाजन की मांग करने की हकदार नहीं थी, फिर भी यदि उसके पति और उसके 2 पुत्रों के बीच विभाजन होता है तो वह पुत्र के बराबर हिस्सा प्राप्त करने की हकदार होती हैं। ये हमारे वीडियो के टाइटल का जवाब आ चुका है सर, कि यदि बेटा पिता के जीवित रहते पैतृक खानदानी संपत्ति में हिस्सा मांगता है तो क्या मां को हिस्सा मिलेगा? जी हाँ सर, मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1978 में डिसाइड किया था। और ये जजमेंट जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ये मूल जजमेंट नहीं है, ये रेव सिद्दप्पा विरुद्ध मल्लिकार्जुन 2023 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जिसके पैरा क्रमांक 28 में उस 1978 के फैसले का हवाला देते हुए डिसाइड किया गया। तो यह सिद्धांत आज भी लागू है, चाहे पिता जीवित हो
या पिता की मृत्यु हो गई हो, जब भी बंटवारा होगा मां को उसका हिस्सा बराबर वही मिलेगा जो बेटे को प्राप्त होता है। ये चीज हमारे सामने स्पष्ट होकर आ चुकी है। अब मैं आपको आगे बता देता हूं सर, जो मैंने इसका जो बेसिक कानून आप लोगों के लिए निकाल के रखा इसी जजमेंट में, रेवा सिद्धपा विरुद्ध मल्लिकार्जुन 2023 के जजमेंट के पैरा क्रमांक 28 में ये लॉ कहां से वजूद में आया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसमें लिखा हुआ 1978 में लिखा था, 2023 तक उसको मेंटेन किया गया। कौन सा लॉ है सर वो? देखें मुल्ला का हिंदू कानून 14वां संस्करण पृष्ठ 403 और अनुच्छेद 315, उसमें यह कानून दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जजमेंट में लिखा गया है। खंडप्पा और उनके दो बेटों के बीच बंटवारे के बाद कोपार्सनर में 4 हिस्सेदार होते, उनमें से चौथा खंडप्पा की पत्नी वादी होती। इस प्रकार खंडप्पा अपने और अपने बेटों के बीच बंटवारे की परिकल्पना के आधार पर कोपार्सनर संपत्ति में 1/4 हिस्सा मिलता। उनकी विधवा और उनके दो बेटों के बीच कोपार्सनर संपत्ति के काल्पनिक बंटवारे में खंडप्पा को 1/4 हिस्सा मिलता। उनके 1/4 हिस्से में वादी का 1/6 यानी 1/24 था। इस न्यायालय ने माना कि वादी को 1/24 तक सीमित करने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि उनके पति के जीवन काल में उनके और उनके दो बेटों के बीच वास्तविक बंटवारा होने पर 1/4 हिस्सा मिलता। न्यायालय ने माना कि धारा 6 की व्याख्या एक काल्पनिक धारणा को बाध्य करती है। धारा 6 ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की, आप ध्यान रखिएगा सर। वास्तविक बंटवारा उस व्यक्ति की मृत्यु के ठीक पहले हुआ था जिसकी संपत्ति में वारिसों ने हिस्सा मांगा था। इस न्यायालय ने कहा, जो महत्वपूर्ण बात इसमें बताई, जो अंत में जो निष्कर्ष निकला है, कि इससे साफ है कि कानून कभी भी मां के साथ अन्याय नहीं होने देता। अगर कोई बेटा यह सोचकर कोर्ट जाता है कि वो अपने पिता को बेदखल करके पूरी संपत्ति हड़प लेगा, तो कानून मां को बराबर का हिस्सेदार बनाकर पिता के हाथों को मजबूत कर देता है। ये हमारा इसका निष्कर्ष निकल के आया। अब मैं उस मूल जजमेंट पर आ रहा हूं जो 1978 का है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गुरुपद खंडप्पा मखदूम बनाम हीराबाई खंडप्पा मकदम और अन्य 27 अप्रैल 1978 का है सर। इस जजमेंट में बॉम्बे उच्च न्यायालय की अन्य खंडपीठ में, अब मैं 1978 पे आ चुका हूं। ये जजमेंट जो अभी 1978 वाला ये 2023 में दिया गया है, वो रेवाना सिद्धप्पा विरुद्ध मल्लिकार्जुन 2023 के जजमेंट के पैरा क्रमांक 28 में वहां बताया था, अब यहां बता रहा हूं। मेरा बताने का मकसद ये है कि 2023 से लेके अभी तक ये लागू है सिद्धांत। आप ध्यान से सुनिएगा, खाली थोड़ा सा सूक्ष्म चेंज जो हुआ है वो 2005 का है, क्योंकि धारा 6 जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की, उसमें अमेंडमेंट हो गया। 1978 में बेटी को संपत्ति में अधिकार नहीं था, तो यहाँ कुछ नियम अलग बताए गए थे। लेकिन ये जो काल्पनिक सिद्धांत और ये जो बंटवारे का नियम, ये आज भी लागू होते हैं। मैं आपको इसमें बता दूं, जो बताया गया था, मुख्य लाइन जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए, बोल्ड करके आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हैं डिजिटल ई बुक के अंदर, उसी में से मैं आपको पढ़ के जानकारी दे रहा हूं। कानून के सही दृष्टिकोण से विधवा का हिस्सा उसके पति के जीवन काल में काल्पनिक विभाजन में उसे मिलने वाले हिस्से नंबर 1 और उसकी मृत्यु के बाद उसके हिस्से में उसे मिलने वाले हिस्से को जोड़कर निर्धारित किया जाना चाहिए। वही सेम बात इसमें भी आई है सर। अब इस स्थिति की थोड़ी सी हम विधिक गणना भी कर लेते हैं सर, जो मैंने आपको बताई थी। ये जो खंडप्पा के मामले में इसकी विधिक गणना के बारे में मैंने इसमें डिटेल जानकारी वैसे लिखी हुई है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा। आज के वीडियो का जो हमारा मुख्य फोकस था कि यदि बेटा पिता के जीवित रहते दावा लगाता है तो मां को क्या हिस्सा मिलेगा? बिल्कुल मां को हिस्सा मिलेगा। कैसे मिलेगा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के तहत उसको अधिकार प्राप्त होगा। दूसरी बात यह है कि सोता क्रिएट होगा। कैसे का होगा? क्योंकि मिताक्षरा विधि में ये प्रावधान दिए गए हैं। मुल्ला की हिंदू विधि 14वां संस्करण पृष्ठ 407 अनुच्छेद 315 में बताया गया है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1978 के गुरुपाद के जजमेंट में सर ये लिखा हुआ है ये कानून। उसके बाद इसी कानून का उल्लेख 2023 के रेवाना सिद्धप्पा विरुद्ध मल्लिकार्जुन में किया गया। तो ये चीज हमारे सामने स्थापित हो चुकी है। यदि बेटा दावा लगाता है और वो सोचता है कि पूरी संपत्ति उसको मिल जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, कानून के तहत इम्पॉसिबल है। मां को उसका हिस्सा प्राप्त होगा, पिता जीवित है तो उनका हिस्सा मिलेगा। ये बात सत्य है कि मां को पार्सनर नहीं है, कभी नहीं हो सकती। वो दूसरे खानदान की बिहा के आई हुई है आपके घर में, तो वो कहां से हो जाएंगी? लेकिन कानून उनको उनका हक देता है। आज का वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि इस समस्या का समाधान आपका मेरे वीडियो के माध्यम से हो जाए, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सर पूरा हो जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बात पूर्णतः समझ में आ चुकी होगी और आपका मन का संशय भी दूर हो चुका होगा। अब मैं आपको डिजिटल ई बुक से भी सर परिचय करा देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये डिजिटल ई बुक है। इसमें समथिंग सर आप मान के चलें लगभग इसमें 350 के समथिंग सर इसमें पृष्ठ हो चुके हैं।
और मैं इसके अध्यायों से आपको परिचित करा देता हूं ताकि आपको पता लगे कि आखिर इस डिजिटल ई बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, आपको यदि खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं। अध्याय नंबर 1 में पैतृक संपत्ति की परिभाषा और कानूनी अधिकार। अध्याय 2 में वसीयत का परिचय। 3 में पैतृक संपत्ति में वसीयत संभव है क्या, केवल एक बेटे को वसीयत किया यह मान्य है, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। अध्याय 6 में है। 7 में वसीयत का कानूनी प्रारूप और रजिस्ट्रेशन। 8 में वसीयत को चुनौती का निरावरण। और अध्याय 9 में निष्कर्ष और व्यवहारिक सुझाव। और अध्याय 10 से वो अध्याय चालू होते हैं जिन पे मैं मेरे चैनल पर वीडियो बना चुका हूं। इन टाइटलों पर आप ध्यान से सुनिएगा, मेरे चैनल पर ये वीडियो भी उपलब्ध है और इनकी स्पेशल डिजिटल ई बुक भी उन्हीं वीडियो के नीचे मौजूद है, लिंक आपको, आप वहां से उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। अध्याय नंबर 10 है, यदि पति जीवित है तथा पति के भाई बहन जिंदा हैं तब संयुक्त पैतृक खानदानी संपत्ति में बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा, स्पेशल वीडियो मौजूद है चैनल पर। और उदाहरण इसमें जो मैंने लिया है कि पहली पत्नी से 1 संतान, दूसरी पत्नी से 3 संतान, तो पिता की संपत्ति का कैसे बंटवारा होगा जब पिता के भाई बहन जिंदा है, चाचा बुआ जिसको हम कह सकते हैं। अध्याय 11 है, जब पति जीवित है तब जीते जी का बंटवारा। ये ऊपर वाली कंडीशन से डिफरेंस वाली हो गई सर, उसमें चाचा बुआ भी आ गए थे, पति के भाई बहन, यहां पर वो नहीं है। जब पति जीवित थे तब जीते जी का बंटवारा। उदाहरण मैंने वही लिया है, पहली पत्नी से 1 संतान, दूसरी पत्नी से 3 संतान, तो पिता की संपत्ति में कैसे बंटवारा होगा जब पति जीवित है। वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप देख सकते हैं स्पेशल वीडियो। अध्याय नंबर 12 है, जब पति की मृत्यु हो गई हो तब मृत्यु के बाद का गणित। ये तीसरी स्थिति दोनों स्थितियों से अलग है। उदाहरण मैंने वही लिया है, पहली पत्नी से 1 संतान, दूसरी पत्नी से 3 संतान, तो पिता की संपत्ति का कैसे बंटवारा होगा मृत्यु के बाद। अध्याय नंबर 13 आता है, सर हमारे एक व्यूवर्स के सवाल पर है, ये व्यूवर्स ने सवाल किया था, उस पर मैंने इस पे स्पेशल वीडियो बना दिया। निसंतान पहली पत्नी और दूसरी पत्नी की 5 बेटियां, मृतक संपत्ति का अंतिम बंटवारा कैसे होगा, काल्पनिक बंटवारा सीखें। अध्याय नंबर 14 है, पिता पैतृक जमीन ना दे तो जबरन बंटवारा कैसे लें, पहली पत्नी और बच्चों के 3 मजबूत कानूनी उपाय। ये वो स्थिति पे स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है। अच्छा, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, जैसे कि बेटा खड़ा हो गया, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, खानदानी संपत्ति मुझे हिस्सा दो, ठीक है, उसको पिता से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो पैतृक खानदानी संपत्ति है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि पिता शराब पीता है, जुआ खेलता है, गलत औरतों से संबंध रखता है और इन गलत आदतों के चलते वो उसकी संपत्ति को बेच बेच कर लगातार नष्ट करता चला जा रहा है। अब ऐसे में, और वो संपत्ति पैतृक खानदानी, तब वो क्या करेगा, तो यहां पर बेटा इस हथियार का इस्तेमाल कर सकता है कि वो संपत्ति को बचाने के लिए दावा पेश कर सकता है कोर्ट में और आदेश 39 नियम 1-2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के जरिए स्टे की मांग भी कर सकता है और उसके अंश की घोषणा करवा के बंटवारा करके कब्जे की भी वो मांग कर सकता है। यहाँ पर ये अगर पिता बिल्कुल सही है, पूरे परिवार के मुखिया हैं, तो जनरली इस प्रकार के दावे अदालत में नहीं आते हैं, ये विचित्र स्थितियों में और गंभीर हालातों में ही सर आते हैं। तो इस पे भी मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। अध्याय नंबर 15 है हमारा, दूसरी पत्नी के बच्चों का पैतृक संपत्ति में अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट। ये भी अक्सर सवाल उठता है कि यदि हिंदू विधि के तहत कोई भी हिंदू व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, 2 की अनुमति नहीं है। धारा 5 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में 5 शर्तें बताई गई हैं कि वो पूरी होना जरूरी है। उसमें धारा 5 की उपधारा 1 सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि यदि कोई व्यक्ति शादी करता है तो उस समय उसकी कोई जीवित पत्नी नहीं होना चाहिए और कोई महिला शादी करती है तो उस समय उसका कोई जीवित पति नहीं होना चाहिए। ये इसकी महत्वपूर्ण शर्त है और यदि इस महत्वपूर्ण शर्त का उल्लंघन होगा तो इसी अधिनियम की धारा के तहत वो विवाह शून्य होगा और जब वो विवाह शून्य होगा तो दूसरी पत्नी पति से किसी भी प्रकार के अधिकार संपत्ति में प्राप्त नहीं कर सकती। ये जो सिद्धांत बताए गए हैं ये विवाह शून्य होगा। इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, यमुना देवी का एक प्रकरण है सर, उसमें भी स्पेशल इसमें बताया गया है कि दूसरे विवाह के शून्य पत्नी का जो अधिकार नहीं है उसको विवाह शून्य माना जाएगा। दूसरी पत्नी के बच्चे हैं वो पिता को उस पैतृक संपत्ति में जो हिस्सा प्राप्त करेगा उसमें हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इस पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, चैनल पर अपलोड है, उसकी डिजिटल ई बुक की लिंक भी उसी वीडियो के नीचे मौजूद है, आप वहां पर देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। अध्याय नंबर 16 है सर हमारा, नंबर 16 है हमारा सर, पत्नी को पति की संपत्ति में दो बार हिस्सा कैसे मिलता है, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसले के साथ में स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। अध्याय नंबर 17 है, दूसरी पत्नी को पैतृक संपत्ति में हिस्सा क्यों नहीं मिलता, 3 लैंडमार्क जजमेंट के साथ इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इन सभी अध्यायों की विस्तृत जानकारी आपको इस डिजिटल ई बुक के अंदर मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स के साथ और जो कानून की धाराएं उनके साथ। ये एक डिजिटल ई बुक है सर, इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिजिटल ई बुक कहता हूं कि ये किसी व्यक्ति की समस्या को हल करने के मकसद से मेरे द्वारा तैयार की जाती है। आप जो कानून देखते हैं जैसे कि हिंदू विधि हमारे सामने आप देख रहे हैं, अब ये इसमें जो कानून है इससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है क्या, भला इस तरीके से नहीं हो सकता सर। क्यों? क्योंकि इसमें एक व्यवस्थित धाराएं दी गई हैं,
लेकिन ये विभिन्न कानूनों का एक जगह संग्रह मेरे द्वारा इस मकसद से किया जाता है कि किसी की समस्या का समाधान हो सके। अब आपके मन में सवाल पैदा हुआ, बेटे ने दावा लगा दिया पिता के खिलाफ, मां को पक्षकारी नहीं बनाया और सीधी बात कर ली कि एक बाप है और एक बेटा है तो आधी आधी संपत्ति हमें दे दी जाए। अब आप बुक को आप खंगाल देंगे तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी सर। ये एक कॉम्बिनेशन है ला का, जो अपने वकालत के अनुभव के आधार पर और विभिन्न कानूनों का अध्ययन करते हुए मैं एक प्लेटफॉर्म पर डिजिटल ई बुक के अंदर आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। ये एक डिजिटल ई बुक है सर, एक पीडीएफ है, एक नोट्स है। इसको आप किसी भी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, ना ही किसी सरकारी दफ्तर में पेश कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स हैं, उन्हें आप नोट कर लें, आपके वकील साहब से सलाह मशवरा कर लें और लाइब्रेरी कोर्ट की रहती है, वहां से उसकी फोटोकॉपी करा के आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लेकिन एक रास्ता आपको इससे मिल जाता है। ये मेरा दावा नहीं है सर, एक कोशिश है, एक प्रयास है कि आप लोगों की समस्या का समाधान हो सके। और आप लोगों, कई लोगों के द्वारा कहा जाता है कि सर आप जब भी वीडियो बनाएं तो उसका हमें डिजिटल पीडीएफ भी उपलब्ध कराएं, तो ये सुविधा आप लोगों के लिए मेरे द्वारा चालू कर दी गई है। तो आज के वीडियो में इस टॉपिक पर कि क्या माँ का हिस्सा उसमें रहेगा भी या नहीं, जिस माँ ने अपना पूरा जीवन लगा दिया परिवार को संभालने में और उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। नो सर, बिल्कुल मिलेगा। माँ को हिस्सा कैसे मिलेगा, इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको इस टॉपिक पर कि यदि पिता की पैतृक संपत्ति में उनका बेटा पिता के जीवित रहते ये दावा ठोके कि पिताजी मेरा जन्म से अधिकार है इसमें, मुझे मेरा हिस्सा दो, माँ को पक्षकारी नहीं बनाए, माँ को कोई हिस्सा ही नहीं दिया जाए, तब क्या किया जाएगा। ये सभी कानून के तहत आप उसमें आदेश 1 नियम 10 के तहत आप खुद भी शामिल हो सकते हैं। यदि आपको पता लगता है दावा विचाराधीन है, या आप जो है कि अलग से भी दावा पेश कर सकते हैं। उस दावे में आपको यदि पक्षकार नहीं बनाया गया तो आप उस दावे में आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षकार बनने की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। क्योंकि मां को अधिकार नहीं है, कोपार्टनर होने के नाते वो अलग से दावा पेश नहीं कर सकती। लेकिन यदि बेटे के द्वारा उनको पक्षकार बनाए बगैर दावा पेश किया गया तो दावा भी निरस्त योग्य होगा। पक्षकार उनमें बनाना होगा, काल्पनिक बंटवारा होगा, कानून के तहत उसमें मां को भी बराबर हिस्सा प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में सर आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी मेरे द्वारा प्रदान कर दी गई है। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है। मात्र 299 रुपए कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।